चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना, क्या कंडीशंस हैं, ठीक, अकॉर्डिंगली उनको सॉल्व करेंगे बेटू। सो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके पास है बेटा वो क्या कह रहा है आप लोगों से। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट VL इज इक्वल टू VC इज नॉट इक्वल टू VR। उसने कंडीशन क्या दी है? VL इज इक्वल टू VC एंड नॉट इक्वल टू VR। ये चीज क्वेश्चन में अवेलेबल है आपको। आगे उसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। और इस कंडीशन को देने के बाद उसने आप लोगों से क्या पूछा है? देन व्हाट अबाउट द पावर फैक्टर, कि इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। देखो अगर आप ध्यान से देखते हैं साफ गिवन है VL इज इक्वल टू VC। हमने एक चीज चैप्टर के अंदर डिस्कस करी है, जब तक हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन ना दे तब तक वो रीडिंग कौन सी रीडिंग होती है? RMS रीडिंग होती है। इसका मतलब ये जो VL है ये है आपका ERMS अक्रॉस इंडक्टर, और ये कौन है आपका? ERMS अक्रॉस कैपेसिटर। भाई ERMS अक्रॉस इंडक्टर क्या लिखोगे? IRMS इंटू XL, और ERMS अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखोगे? IRMS इंटू XC। दोनों साइड से IRMS कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा? XL इज इक्वल टू, और इसी को हम लोग क्या कहते थे बेटा कि अगर ऐसा हो जाए कि जितना अपोजिशन इंडक्टर ने दिया उतना ही अपोजिशन कौन दे रहा है? कैपेसिटर। तब हम कहेंगे कि हमारा LCR सर्किट जो है वो किस सिचुएशन में आ गया? रेजोनेंस में आ गया। और अगर आप लोगों को याद हो जब रेजोनेंस होता था तो आपका Z किसके बराबर हो जाता था? R के। मतलब आपका जो इंपिडेंस है वो किसके बराबर जाएगा? रेजिस्टेंस के। मतलब सर्किट विल बिकम प्योरली रेजिस्टिव। अब अगर Z बराबर R है, आपने तुरंत इस्तेमाल किया पावर फैक्टर के फॉर्मूला को। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi विच इज इक्वल टू व्हाट? R बाय Z। आपने इसे यहां रिप्लेस करा तो आपके पास पावर फैक्टर कितना आ गया? 1। बताइए कर सकते हैं सब या नहीं? पक्का हो जाएगा अच्छे से? श्योर? कोई डाउट किसी को? अब सुनो ध्यान से, यहां छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक, जिनको कि आपको कैसे याद रखना है। देखो आपको जैसे ये चीज दिख जाती, ठीक है, कि भाई सर्किट में रेजोनेंस है। अगर रेजोनेंस है तो Z बराबर R हो गया। Z बराबर R होने का मतलब क्या हुआ? सर्किट इज प्योरली resistive, and if circuit is purely resistive the phase difference is 0, and power factor जो है हमारे पास पावर फैक्टर जो है वो किसके बराबर? cos phi। आपने phi की जगह करा 0 एंड cos 0 विल बी व्हाट? 1। तो या तो आप इस प्रोसेस से चले जाए, अदरवाइज आप इससे चले जाए, आंसर सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई बात समझ? तो पहला क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से कर सकते हैं है? तो कहां से आई? अभी दी थी क्या? अच्छा ठीक है, सॉरी गलती, माफी चाहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से पढ़े बेटा सभी और देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बातें नहीं बेटू, क्वेश्चंस में ध्यान लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने 3 सर्किट एलिमेंट्स दिए हैं X Y Z, और तीनों के लिए ही कुछ अलग अलग जिक्र किया हुआ है, ठीक है। सो मेंशन करते हैं हम लोग कि उसने क्या कंडीशंस बोली है बेटा हम लोगों को। तो जो पॉइंट ए है उसमें उसने कहा कि भाई एक एलिमेंट है X,
ठीक। और उस एलिमेंट x के लिए जो करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। एलिमेंट x के लिए उसने क्या कहा, करंट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हुआ, 0। आपको याद होना चाहिए फेज डिफरेंस 0 किसके लिए होता था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो हमारा एलिमेंट x यहां पर है वो बेसिकली कौन है, वो एक रेजिस्टर। आई बात समझ? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से पॉइंट बी में उसने कहा कि आपके पास एक एलिमेंट है y, और y के केस में जो करंट है दैट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय फेस एंगल ऑफ कितना, π/2। सिंपल सी चीज, उसने क्या कहा कि जो करंट है लैग बिहाइंड, ठीक है। इसका मतलब जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, और ऐसा किसके लिए होता था, इंडक्टर के लिए। भाई जब करंट आपके पास साथ में चल रहा है तो कौन है, रेजिस्टर। अगर करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो कौन है, इंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये एलिमेंट y है, दिस एलिमेंट y मस्ट बी एन इंडक्टर। ये एलिमेंट y जो है वो कौन रहा होगा, हमारा इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। समझ आया बेटा? अभी लिखने में ध्यान नहीं, समझो अच्छे से। फिर पॉइंट नंबर सी में उसने हमसे कहा एक एलिमेंट है Z, और Z के केस में जो करंट है, करंट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय फेस एंगल ऑफ π/2। भाई सिंपल सी चीज, अगर करंट ईएमएफ के साथ है तो वो क्या है, रेजिस्टेंस के लिए है। अगर करंट 90 डिग्री पीछे हो गया तो क्या है, इंडक्टर। और अगर करंट 90 डिग्री आगे हो गया तो क्या है, कैपेसिटर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट Z है मस्ट बी अ कैपेसिटर। ठीक, वो कौन होगा, वो एक कैपेसिटर होगा। आई बात समझ? अब देखते हैं उसने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे। तो सबसे पहला पॉइंट उसने, अगर आप पढ़े ध्यान से क्वेश्चन को, तो उसने कहा आइडेंटिफाई द 3 सर्किट एलिमेंट्स। आपको तीनों सर्किट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने थे, वो कर लिया आपने कि भाई एक्स कौन हो गया, रेजिस्टर, वाई कौन हो गया, इंडक्टर, और जेड कौन हो गया, कैपेसिटर। कोई डाउट किसी को? पक्का, श्योर? आगे चलो, कहता है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, कहता है find the expression for the current when the same AC source is connected across the series combination of the elements। अगर हमने इन तीनों एलिमेंट्स को कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में। नाउ सी, ध्यान से समझो। Now all the 3 elements are connected in सीरीज। हमने तीनों को कैसे कनेक्ट करा, सीरीज में। समझो बेटा, ये हो गया आपका इंडक्टर, ये हो गया आपका कैपेसिटर और रेजिस्टर। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, और तीनों को हम लोगों ने कैसे कनेक्ट करा, सीरीज में। ठीक, और ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज दी थी। और अब क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको पता करना है कि यहां करंट कितना फ्लो कर रहा है। वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, करंट। और अभी हमने जब शुरुआत करी आज में क्लास में, तो हमने एक चीज पहले भी डिस्कस करी कि जब तक
हमें वोल्टेज और करंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे तब तक कौन सी वोल्टेज और कौन सा करंट, आरएमएस। इसका मतलब वो जो ये करंट हमें निकालने के लिए कह रहा है, ये बेसिकली कौन सा करंट निकालने के लिए कह रहा है, आईआरएमएस। ध्यान से सुनना कैसे करोगे। हम लोगों ने सीरीज एलसीआर सर्किट सॉल्व किया था, ठीक है, यूजिंग सीरीज एलसीआर सर्किट एंड फेजर डायग्राम। याद करो, आप लोगों ने वहां एक इक्वेशन निकाली थी, ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। मैंने तो डायरेक्ट लिख दी है, पर आपको ये पूरी डिराइव करके लेकर के आनी है यहां तक। और ये डेरिवेशन आपको कहां मिल जाएगी, हमने पूरा टॉपिक पढ़ा ना सीरीज एलसीआर सर्किट, पूरा का पूरा वहां पे फेजर डायग्राम बनाया, प्रॉपर कैलकुलेशंस की हुई है। तो आप पहले यहां तक आएंगे अप टू दिस पॉइंट। अब वहां हम करते क्या थे, आई नॉट को डिनोमिनेटर में लाते थे और कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, ये अपोजिशन बन जाएगी, और उसे नाम दिया था इंपीडेंस। क्या नाम दिया था? अब हम वो स्टेप पे नहीं जाएंगे, हमें निकालना है करंट। तो अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से को, इस पोर्शन को डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो बेटा हमारे पास यहां से आई नॉट कितना आ गया, ई नॉट एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये बनेगा। अब जैसे ही आई नॉट की वैल्यू हमें पता लग गई है, क्वेश्चन की डिमांड है क्या निकालने की, आईआरएमएस। व्हाट इज द फॉर्मूला, आई नॉट बाय रूट टू। आप आई नॉट की वैल्यू यहां रिप्लेस करो, तो आपके पास आईआरएमएस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू एंड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। मतलब आप क्या करेंगे, सीरीज एलसीआर सर्किट का यूज करके जो इंपीडेंस निकालते थे, आप इंपीडेंस वाले स्टेप पर नहीं जाएंगे, इंपीडेंस वाले स्टेप से पहले रुक जाएंगे, और अब इंपीडेंस की जगह क्या निकालेंगे, करंट। जैसे ही आई नॉट आ जाएगा, आप किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, आरएमएस का, और वो आई नॉट की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना करंट फ्लो करेगा वहां पर। आई बात समझ, कर सकते हैं अच्छे से, पक्का। सो क्वेश्चन में 3 हिस्से हैं। क्वेश्चन का पहला हिस्सा था कि आपको सर्किट एलिमेंट आइडेंटिफाई करने, वो आपने कर लिए। दूसरा हिस्सा था कि अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो करंट कितना फ्लो करेगा, वो आपका हो गया। अगला हिस्सा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, उसको ध्यान से देखो। कहता है वो आप लोगों से, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज डबल्ड, अगर अप्लाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसे दुगना कर दिया गया, ठीक, देन सेट अप द फ्रीक्वेंसी व्हेन द करंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। तो सिंपल सी चीज, हमें रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। भाई उसने क्या बोला, आप वो फ्रीक्वेंसी पता करो जिसमें करंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। और करंट मैक्सिमम कब होता, I will becomes equal to I naught, ये कब, when Z equals to R, और Z equals to R कब होता है, when XL is equal to XC, यही चीज है। अब सिंपल, नाउ XL is equal to what, XC। बहुत ध्यान से सुनिएगा, XL किसके बराबर, 2 पाई न्यू डैश इंटू L। भाई हम क्या लिखते, 2 पाई न्यू L, पर वो फ्रीक्वेंसी को बदल रहा है, तो हमने नई फ्रीक्वेंसी कितनी रख ली, न्यू डैश, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सी को कितना, 1 बाय 2 पाई न्यू डैश इंटू सी। और क्वेश्चन में साफ बोला है कि अगर हम लोगों ने अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया, दुगना, तो अब हम क्या करेंगे यहां पे, दिस इज 2 पाई 2 न्यू एल इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई 2 न्यू इंटू सी। ठीक, हम क्या करते हैं, यहां से ये जो न्यू है इसको शिफ्ट करके यहां लाते हैं। जैसे मैं न्यू को शिफ्ट करके यहां लाता हूं तो कितना हो गया, न्यू स्क्वायर। बाकी सबको इधर शिफ्ट करो तो कितना बना, देखो 2 पाई एंड 2 पाई विल बी 2 पाई स्क्वायर, देन 2 एंड 2 विल बी 2 स्क्वायर, और ये आ गया यहां से एलसी। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, इट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ
2 पाई स्क्वायर 2 स्क्वायर एलसी, भाई 2 पाई बाहर आएगा और 2 बाहर आएगा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी 1/4 पाई अंडर रूट ऑफ एलसी। कर सकते हैं, हो जाएगा। और ये पूरा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में है बेटा, और एग्जाम्स में आया भी हुआ है। कर पाओगे अच्छे से, पक्का? चले आगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़ो सभी पहले बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से रीड करो बेटो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। बहुत सिंपल है, और इस तरह की प्रॉब्लम भी हमें हमारे एग्जाम्स में जरूर मिलेगी बेटा। देखो क्या कह रहा है, द इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू एन इंडक्टर। भाई एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना अवेलेबल है 5 मिली हेनरी, एंड इक्वेशन फॉर द करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है वहां पर वो दी गई है 0.5 एंड साइन ऑफ 314t। अभी आगे नहीं बढ़ते, पहले ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है बिल्कुल सही, ये वैल्यू किसकी होगी आई नॉट की, तो आई नॉट इज गोइंग टू बी 0.5 एम्पियर। और फिर अगर यहां देखें इसको बेटा, तो ये वैल्यू किसका हो गया ओमेगा का, तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट 314 रेडियन पर सेकेंड, बट व्हाट इज ओमेगा 2 पाई न्यू, सो 2 पाई न्यू इज 314, तो न्यू विल बी 314 एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो पाई की जगह कितना करेंगे 3.14, पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ गया 100, ये पूरा कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई 50 हर्ट्ज। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एंड एवरेज पावर। उसने 3 चीजें पूछी हैं। सबसे पहला पॉइंट उसने क्या पूछा, आईआरएमएस। तो बेटा जी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस्तेमाल करा है फॉर्मूला, व्हाट इज आईआरएमएस, इट इज आई नॉट बाय √2। चेक इट आउट, व्हाट इज आई नॉट 0.5, सो अगर वैल्यूज पुट अप कर दी जाए तो आईआरएमएस विल बी व्हाट 0.5 बाय √2। इसे पूरा रेशनलाइज करके सॉल्व करेंगे एंड इतने एम्पियर हो जाएगा या नहीं, पक्की बात है। नाउ व्हाट अबाउट द बी पॉइंट, क्वेश्चन के बी पॉइंट में क्या पूछा फ्रीक्वेंसी, सॉल्व आउट कर दिया आपने ऑलरेडी, ठीक। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट 50 हर्ट्ज। ये रहा पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहां पे, कर देंगे सभी। देन पॉइंट नंबर सी कहता है एवरेज पावर, इंडक्टर है तो इंडक्टर में एवरेज पावर कितनी होती है, पूरा डिराइव कर रखा है बेटा आपने। पावर होती है 2 तरीके की, एक पावर बनती है इंस्टेंटेनियस और एक पावर बनती है एवरेज। अगर मैं लिखने की कोशिश करूं इंस्टेंटेनियस, सो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 एंड साइन 2 ओमेगा टी। और अगर बात करते हैं एवरेज पावर की तो वो कितनी 0। हो जाएगा सबका, कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन शेयर। रिव्यू करते हैं एक छोटा सा पॉइंट, भाई पावर 0 आती थी इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में, तो हमने जब पूरा टॉपिक पढ़ा अच्छे से वहां पर इक्वेशंस ऑफ करंट निकाली, वेव फॉर्म बनाए, फेजर डायग्राम बनाए, तो हमने एक चीज पाई कि पावर तो 0 है बट करंट 0 नहीं है, करंट फ्लो कर रहा है। तो वो करंट जिसकी वजह से एसोसिएटेड पावर कितनी हो गई थी 0, उसे नाम दिया था वॉटलेस करंट। फॉर्मूला लिखा था आई नॉट साइन फाइव। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। आशुतोष क्लियर अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, और ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ध्यान से रीड करो।
कहता है एक रेजिस्टर है 200 ओम का और एक कैपेसिटर है 15 माइक्रोफेराड। रीडिंग्स मेंशन करते हैं बेटू यहां पर। resistor of resistance 200 ohm and capacitor of capacitance 15 microfarad connected in series to, देखो बेटा वोल्टेज कितनी दे रखी है ERMS 220। अभी हमें नहीं पता आगे क्वेश्चन में क्या होने वाला है, तो पहले ही क्या करो, ERMS will be E नॉट बाय रूट टू, तो E नॉट बाय रूट टू विल बी 220 और बेटा यहां पर यह है 220 वोल्ट। ठीक, तो यहां से E नॉट को कितना लिख सकते हैं 220 एंड रूट टू वोल्ट, ये बना। एंड आगे चलो, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज। फिर से अब आगे नहीं जाना, इधर देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो कैपेसिटर के लिए क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एंड व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज 1 बाय 2 पाई न्यू सी। अगर वैल्यू डाली जाए बेटा 1 ओवर 2 पाई न्यू इज 50 एंड व्हाट इज कैपेसिटी 15 माइक्रो, तो ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 6 हो जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमें एक्सी पता लग जाएगा इतने ओम्स। आई बात समझ। सो फिलहाल अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया, मेरे पास कैपेसिटर रिएक्टेंस आ गया, हमने ये दो चीजें पता कर ली हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर बेटा। आपसे कहता है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट एंड द आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, जब तक कुछ ना कहे तब तक कौन सा करंट IRMS। सुनिए ध्यान से, हमारे पास सर्किट के अंदर, ठीक, जब हमने LCR सर्किट पढ़ा तो वहां पे इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर तीनों थे, बट अभी फिलहाल हमारा जो सर्किट है उसमें इंडक्टर नहीं है, सिर्फ रेजिस्टर और कैपेसिटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने जो इंपीडेंस पढ़ा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, ये पढ़ा है। अब यहां से हम एक्सएल को कितना कर देंगे 0, क्योंकि जो गिवन सिचुएशन हमें नजर आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि दिस इज नॉट एन LCR, इट इज ओनली RC सर्किट। कैसा सर्किट है RC, तो यहां हम एक्सएल को कितना कर लेंगे 0। उधर समझ आ रहा है बेटा, तो एक्सएल को 0 करा तो Z कितना मिला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, और ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पास R की वैल्यू और XC की वैल्यू, ये रहा R और ये रहा XC, दोनों रीडिंग्स निकाल लिया आपने। ठीक, और अगर इन दोनों रीडिंग्स को आप लोग यहां रिप्लेस कर लें, यहां रिप्लेस कर लें, तो सॉल्व आउट करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, पहले बताओ यहां तक के स्टेप समझ आए, श्योर। अब आदित्य आप जरा बताइए कि हम लोग इंपीडेंस Z को क्या लिखते थे बेटू, अंडर रूट नहीं भेज रहा, अंडर रूट तो हो गया, उससे आगे भी बढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। Z को क्या लिखते थे E नॉट बाय आई नॉट, चेकआउट, E नॉट आपने कैलकुलेट किया है और Z ये रहा, तो सिंपली यूजिंग द रीडिंग्स ऑफ E नॉट एंड Z, अगर E नॉट और Z को यहां यूज किया जाएगा तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, चेक आउट द स्टेप्स एंड द प्रोसेस, हाँ या ना, पक्का। अगर आई नॉट आ गया तो रिक्वायरमेंट कौन है, इसकी है IRMS। नाउ व्हाट विल बी IRMS, कितना लिखेंगे आई नॉट बाय, जैसी आप वैल्यू रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा IRMS आ जाएगा। समझ आया, देखो कैलकुलेशंस लगानी पड़ेगी,
हो जाएगा इतना। इसके बाद उसने हमसे क्या डिमांड करी, कह रहा है आईआरएमएस निकालो एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। तो हमें आरएमएस वोल्टेज निकालनी है इंडक्टर, सॉरी आरएमएस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी रेजिस्टर पे और कैपेसिटर पे। तो ये भी सिंपल, देखो अगर आप लिखते हो ईआरएमएस अक्रॉस रेजिस्टर तो कितना होगा, आईआरएमएस इंटू आर। बेटा आपके पास दोनों रीडिंग्स हैं, हाँ या ना। फिर इसी तरीके से आप लिखेंगे आईआरएमएस अक्रॉस कैपेसिटर, तो क्या होगा बेटा आईआरएमएस इंटू एक्सी। ये दोनों रीडिंग्स हैं आपके पास। हो तो गया क्वेश्चन, टेंशन किस बात की है, कर सकते हो अच्छे से, पक्का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा हमारा, 4। मूव ऑन करें आगे। सो लेट्स स्टार्ट द गेम विद क्वेश्चन नंबर 5। पूरा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, अच्छे से रीड करो बेटा। और ये मेरे प्यारे बच्चे जो ऑनलाइन में कनेक्टेड हैं अभी, अश्विनी, सोनल और ये कृष्णा शर्मा, बेटा आप लोगों को समझ आ रहे हैं न्यूमेरिकल सारे क्लियर हो रहे हैं प्रॉपरली। चलिए जी, सो लेट्स बिगिन द गेम विद क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से समझेंगे बेटू। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, देखिए कहता है द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड रेजिस्टर आर सो एंड सो। अब की बार उसने हमें आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप की जो रीडिंग्स है इंडक्टर पे और रेजिस्टर पे वो दी हुई है बेटा। कितना कितना है देखो, ई आरएमएस अक्रॉस इंडक्टर, दिस इज अवेलेबल एज 200 वोल्ट एंड ई आरएमएस अक्रॉस रेजिस्टर ये अवेलेबल है बेटा कितना, 150 वोल्ट। और कहता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज, आईआरएमएस इज अवेलेबल एज 5 एम्पियर। मेरे प्यारों थोड़ा सा ध्यान दो, देखो अभी हम क्वेश्चन में आगे नहीं गए, मेरे को आईआरएमएस नजर आ रहा है और यहां मुझे ईआरएमएस की रीडिंग दिख रही है। मैंने दोनों जगहों पर इस आईआरएमएस को यूज किया, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आईआरएमएस इंटू एक्सएल इज इक्वल्स टू 200, आईआरएमएस इंटू एक्सएल इज इक्वल टू 200 और आईआरएमएस कितना है 5। अगर आईआरएमएस की जगह 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो सॉल्व आउट करके आपका एक्सएल कितना आ गया, 40 ओम बन गया, हाँ या ना। और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमने अपनी इस आईआरएमएस को कहां यूज करा, रजिस्टर के लिए यूज करा। तो जब रजिस्टर के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं बेटा, आईआरएमएस इंटू आर इज इक्वल टू हाउ मच 150। आईआरएमएस की जगह रखा 5 तो आर कितना हो गया बेटा आपके पास, अगर 5 रखते हैं सो ये हो गया आपका 30 ओम। डन है भाई। अगर ध्यान से देखें हमारे पास एक्सएल आ गया है और आर आ गया है। अब चलो आगे, क्या आता है आपके पास, देखो पहला पॉइंट कैलकुलेट, पहला पॉइंट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। हमें क्या निकालना है, हो तो गया एकदम सिंपल। अगर हम याद करें तो इंपीडेंस का फॉर्मूला था हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था तो वहां हम देख रहे थे कि हमारा सर्किट कौन सा बन रहा था, आरसी सर्किट। तो हमने एक्सएल को कितना कर दिया था 0, बट अब कौन सा बन रहा है आरएल सर्किट, तो अब किसे 0 कर देंगे, एक्सी को। तो जेड कितना रह गया बेटू, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। नाउ ध्यान से देख लीजिए, आर स्क्वायर, आर कितना है 30, ये हो गया 900 एंड एक्सएल स्क्वायर कितना हो गया 1600, कितना बन गया 2500। सो जेड कितना आ गया
50 ओम। डन है भाई। देन आगे चलो, देखो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, फेस एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। अब देखो बेटू, ध्यान से समझो और रिव्यू करो पॉइंट को। हमने एक टॉपिक सीखा था, बिल्कुल सही, इंपीडेंस ट्राइंगल। और इंपीडेंस ट्राइंगल में हमने एक छोटा सा डायग्राम देखा था कुछ इस तरीके से, जिसमें कि ये हो गया था हमारा फेस एंगल, बेस रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर, डिफरेंस ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब जाकर के हाइपोटेन्यूज क्या देता था, इंपीडेंस। इस ट्राइंगल में अगर हमें बात करनी थी फेज डिफरेंस की, तो हम क्या लगाते थे, तो tan phi विल बी XL माइनस XC बाय R। नाउ XC कितना है, 0 भाई, क्योंकि हमारा सर्किट जो है उसमें सिर्फ रेजिस्टर और इंडक्टर है, तो XC को कितना करा, 0। अगर XC को 0 करा तो आपके पास tan phi रह गया XL बाय R। सो tan phi, नाउ व्हाट इज XL, 40 ओम, और ये कितना हो गया, 3। देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस, tan इनवर्स ऑफ 4 बाय। आई बात समझ। अब सुनो ध्यान से, अगर आप सिर्फ इतना छोड़ेंगे तो गलत हो सकता है। इसका प्रॉपर मतलब क्या बना, आपको याद होना चाहिए कि जब हम लोगों ने अपना ये इंपीडेंस पूरा का पूरा सॉल्व किया था, तो फेजर डायग्राम बनाते समय हमने करंट को फिक्स कर लिया था। हमने लीड और लैग नहीं करा था करंट को, हमने लीड लैग किसको करा था, ईएमएफ को। इसका मतलब मैं यहां पर जो आंसर लिखूंगा उसको लिखते समय मैं करंट को लीड और लैग नहीं करूंगा, मैं किसको करूंगा, ईएमएफ को। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव है इसका मतलब ईएमएफ लीड कर रहा है, और अगर आंसर नेगेटिव आता तो लैग कर रहा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि ईएमएफ लीड्स द करंट बाय अ फेज एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3, कि इतने एंगल से हमारा जो ईएमएफ है वो लीड करेगा, या फिर आप क्या लिखो, इतने एंगल से जो करंट है वो क्या करेगा, लैग करेगा। क्लियर हुई बात, कर सकते हैं अच्छे से, पूरा क्वेश्चन निकल जाएगा प्रॉपरली। चलो तो फिर इसी बात पे आ जाओ अगली प्रॉब्लम पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से पढ़ो और कर भी सकते हो आप लोग, एक बार कोशिश भी करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़ेंगे बेटू। कहता है इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम। इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 1000 ओम। एंड व्हाट अबाउट कैपेसिटेंस, 2 माइक्रोफेराड। भाई देखो सर्किट एलसीआर है बट इंडक्टेंस की वैल्यू दे नहीं रहा, ठीक है, तो यहां हम 0 नहीं लेंगे क्योंकि उसने बोला है प्रॉपरली कि कैसा सर्किट है, एलसीआर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड कहता है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 100 वोल्ट। अब एक चीज और दी है, ई आर एम एस अक्रॉस रेजिस्टर इज 100 वोल्ट। आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इन रीडिंग्स को देखते हुए हमें एक चीज नजर आ रही है, रेजिस्टेंस को अगर यहां इस्तेमाल कर लिया जाए तो करंट निकल सकता है। तो ई आर एम एस अक्रॉस रेजिस्टर को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100। नाउ आई आर एम एस इज इक्वल टू 100 बाय रेजिस्टेंस, तो हमारे पास आई आर एम एस कितना आ गया, इट इज 0.1 एम्पियर या फिर 1/10 एम्पियर, सिंपल, हाँ या ना। आगे चलते हैं, आगे उसने क्या कहा हमसे, एंड द रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 200 रेडियन पर सेकेंड।
और रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है सर्किट के अंदर 200 रेडियन पर सेकेंड, ये अवेलेबल है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस। हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, और वो भी कब? रेजोनेंस। बहुत सिंपल हो गया बाबू, ध्यान से देखो। डिमांड क्या है? ई आर एम एस अक्रॉस इंडक्टर, और वो भी कब? एट रेजोनेंस। तो हमें आंसर यहीं से मिलेगा। देखो, जब रेजोनेंस की बात है तो रेजोनेंस पर एक्सेल किसके बराबर होगा? तो क्वेश्चन में हमें इंडक्टर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसका मतलब क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन बोली है, तो मैं एक्सेल की जगह पर किसको इस्तेमाल कर लूंगा? एक्सी को। तो क्या लिखूंगा मैं इसकी जगह? यहां पर देखो ध्यान से। तो ई आर एम एस अक्रॉस इंडक्टर विल बी आई आर एम एस इंटू एक्सेल, पर एक्सेल की जगह क्या रख देंगे? एक्सी। सो कितना बना हमारे पास? दिस इज आई आर एम एस इंटू एक्सी। ये वाला पॉइंट यूज कर लिया यहां पर। नाउ व्हाट इज आई आर एम एस? आई नॉट बाय रूट टू, एंड व्हाट इज एक्सी? 1 बाय ओमेगा सी। चेक इट आउट। अच्छा, आई नोट की डायरेक्ट, सॉरी, आई आर एम एस की डायरेक्ट वैल्यू है 1/10, तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, इस पूरे की जगह हम कितना रखेंगे डायरेक्टली? 1/10 इंटू 1/ओमेगा कितना था? 200 इंटू कैपेसिटीज 2 माइक्रो 2, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10⁶। इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। इतने वोल्ट विल बी व्हाट? द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। समझ आया कैसे करना है? पक्का बेटा, घर जाकर के जब तक एक एक क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कंसेप्ट मजबूत नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, खाली पीडीएफ ले जाकर के रख लेना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख लिख करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 7। और इस तरह की प्रॉब्लम हमें एग्जाम में मिल भी सकती है बेटा, आता है इस तरह का क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़े। प्रॉपरली रीड करें बेटू। कहता है एन इंडक्टर inductance is 200 millihenry, then capacitance is 100 microfarad and resistance is 10 ohm, connected in series to a AC source of 100 volt। इसका मतलब ERMS कितना दिया है? 100 वोल्ट। ERMS इज, हम आगे नहीं जाएंगे, पहले इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? ERMS E नॉट बाय रूट टू इज इक्वल टू 100। तो यहां से E नॉट को कितना लिख लेंगे? 100√2 वोल्ट। यूज होगा, बेहतरीन चीज है, नहीं होगा कोई बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। और देखो क्वेश्चन का पहला पॉइंट ध्यान से पढ़ना है। कहता है एट व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज विल द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बी यूनिटी। किस फ्रीक्वेंसी पर पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पावर फैक्टर 1 आया था। पावर फैक्टर 1 कब आया था? या तो मैं कहूं कि फेज डिफरेंस 0 हो जाए, या फिर मैं कहूं Z बराबर R हो जाए। और दोनों का मतलब क्या है? सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज ओनली पॉसिबल एट रेजोनेंस। इसका मतलब उसने जो हमसे ये पॉइंट कहा कि वो फ्रीक्वेंसी पता करो जिसमें पावर फैक्टर 1 हो जाए, तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ? तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, क्वेश्चन का ए पार्ट, बेसिकली हम लोग वहां किसकी वैल्यू निकाल देंगे? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? ओमेगा इज इक्वल टू 1/√ऑफ। भाई देखो, आप लीनियर भी निकाल सकते हो,
एंगुलर भी निकाल सकते हो। तो मैंने फिलहाल यहां कौन सी निकाल दी, एंगुलर। ठीक, तो अगर इसमें वैल्यू पुटअप करें बेटा तो ओमेगा विल बी 1/√ऑफ एल सी। सो 200 मिली इंटू कैपेसिटेंस इज 100 माइक्रो। डन है। ठीक, इसे रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग और तुरंत हमें क्या पता लग जाएगा, ओमेगा इतने रेडियन पर सेकेंड। बताइए, क्वेश्चन का पहला पॉइंट समझ आया? पक्की बात है। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है? कहता है व्हाट विल बी द करंट एम्पलीट्यूड। बहुत मजेदार चीज है और एकदम सिंपल भी है। उसने क्या निकालने के लिए बोला? करंट एम्पलीट्यूड एट दैट फ्रीक्वेंसी। भाई उस फ्रीक्वेंसी पे करंट एम्पलीट्यूड। तो बाबू ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है? रेजोनेटिंग। तो सिंपल सी बात, हम सीधे यूज करें कि भाई रेजोनेंस पर Z किसके बराबर था? R के। R कितना है? 10। इसका मतलब हम लोग Z को कितना यूज करेंगे? 10 ओम। बट हम जानते हैं Z किसके बराबर? E नॉट बाय आई नॉट। हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटू? हमें करना है आई नॉट। सो यहां से देख लो, आई नॉट को क्या लिख सकते हो आप लोग? आप लिख सकते हो ई नॉट बाय जेड। तो आई नॉट विल बी, व्हाट इज ई नॉट? देखो ये निकाला था ना, इट इज 100√2 एंड व्हाट इज जेड? 10। तो आपके पास करंट कितना आ गया बेटा? 10√2 एम्पियर। कर सकते हैं अच्छे से? पक्का? देन क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए बेटू, सी पॉइंट बहुत इजी है। कहता है कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। सर्किट का क्वालिटी फैक्टर, सीधा सा फॉर्मूला बेटू, क्वालिटी फैक्टर इज 1/r √of L/C। अगर सॉल्व आउट किया जाए 1/r, व्हाट इज r? 10 √L, व्हाट इज L? 200 मिली एंड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी इज 100 माइक्रो। इसे सॉल्व आउट करो और क्या निकल जाएगा? क्वालिटी फैक्टर। कोई यूनिट्स नहीं होती, ध्यान में। पूरा क्वेश्चन निकाल देंगे अच्छे से। पक्की बात? श्योर? चलो तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से पढ़ो। अभी थोड़ी देर पहले किया है बेटा। अश्विनी जी कह रहे हैं सर न्यूमेरिकल शीट की फोटो ग्रुप पे भेज दो। बेटा न्यूमेरिकल शीट है ना आपके पास, डेलीकेंट वाले बैच में ऑलरेडी दी हुई है आपको। क्लास में आप बिल्कुल ऐसे नशे में रहते हैं कि पता नहीं क्या ही करके आए हैं, तो आपको पता कैसे लगेगा बेटा? पता तो तुम्हें सब कुछ है भाई, मिल नहीं रही तो ढूंढो भाई उसको। एक न्यूमेरिकल शीट तुमसे संभाल के नहीं रखी जा रही, तुम क्या कर रहे हो फिर? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्ट बिल्कुल कैसा है जैसा अभी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। ठीक है, फर्क इतना आ गया, यहां वही चीज बोल रहा है बट रीडिंग्स के साथ दे रहा है आपको। देखिए ध्यान से, आपसे कहा एक सीरीज एलसीआर सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितने कितनी है? 30 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो आपको यही मिल रहा है, ई एल बराबर ई सी नॉट बराबर ई आर। और इस पॉइंट से हमने क्या पता लगाया था? रेजोनेंस। रेजोनेंस मींस एक्सएल बराबर एक्सी, मतलब जेड बराबर आर, मतलब फेज डिफरेंस जीरो। क्वेश्चन की डिमांड क्या है?
व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फिर कहीं छोड़ दोगे, हाँ या ना, हो जाएगा क्वेश्चन अच्छे से। तो इसी बात पे आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 आपके ट्रांसफार्मर का है, जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करे हैं, ठीक। तो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस के लिए आपको बताया था कि आपको क्या चीजें बेसिक ध्यान रखनी है। एक याद रखना है, पावर बराबर किसके, वी आई। इसके अलावा क्या याद रखो, एफिशिएंसी इज पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। और क्या याद रखना है, वोल्टेज सेकेंडरी बाय वोल्टेज प्राइमरी, करंट प्राइमरी बाय करंट सेकेंडरी, और नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के साथ। तो क्या लिखते थे, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स। और यही फर्दर क्या होता था कि दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हो जाएगा सबका। सो वे डन विद दिस न्यूमेरिकल शीट। अभी इसमें एक न्यूमेरिकल शीट बाकी है, नेक्स्ट क्लास में हम वो खत्म करेंगे। क्लियर टू एवरीवन। तो ये क्वेश्चन सब अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट में।